हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो है 11th क्लास चल रहा था और 11th क्लास में चैप्टर नंबर जो है 2 चल रहा था, मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु की बेसिक बातें हमने देख ली थी। अब हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मौसम और जलवायु के तत्व और इन तत्वों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, यदि आप नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करें जुड़ने के लिए। 11th क्लास 12th क्लास जिस भी आप क्लास में हैं तब आप मैसेज करें। मौसम एवं जलवायु के तत्व के बारे में जो है थोड़ा जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मौसम किसी दिए हुए स्थान पर किसी समय विशेष के लिए वायुमंडल की स्थिति को दर्शाता है। किसी निश्चित स्थान और समय पर जलवायु और मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए वायुमंडल की उन दशाओं का प्रेक्षण और मापन जरूरी है जिनके कारण ये परिवर्तन हुआ है। आप देखोगे वायुमंडल में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, अचानक से ओलावृष्टि हो जाती है, अचानक से तूफान आ जाता है। तो तूफान क्यों आया, ओलावृष्टि क्यों ही, इसके कारणों को जाना जाता है। यही इसमें ये बात बोली गई है कि भाई ये दशाएं वायुमंडल की, ये सारी परिस्थितियां जो आई हैं वो क्यों आई हैं। वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम एवं जलवायु के तत्व कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, क्या प्रश्न बनता है कि मौसम एवं जलवायु के तत्व किसे कहते हैं, है ना। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा। को परिभाषित कीजिए, तत्व को परिभाषित कीजिए। ऐसा यदि प्रश्न आए तो कर लेना भाई कि वायुमंडल की वे दशाएं, भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है। यानी कि वायुमंडल में जो चेंजेज हुआ है, वायुमंडल में जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन क्यों हुआ है। अब क्यों हुआ है, जब हम इसको चीज को जानते हैं तो हमें क्या चाहिए, मापन हेतु कुछ इकाइयां चाहिए, मापन हेतु कुछ चीजें चाहिए। और वही चीजें क्या होती हैं, वही उन्हीं को हम कहते हैं मौसम एवं जलवायु के तत्व। और वो तत्व कौन से हैं जिनके आधार पर हम पहचानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला तत्व है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। तीसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता। और चौथा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और भी हैं, 7 हैं टोटल। ये आप स्क्रीनशॉट लें पहले या आप लिख लें। क्लियर है। चलिए अब देखो, वायु, बर्षण मतलब वर्षा, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, बादल, ये 7 हैं। तो आपसे यहां से एक प्रश्न भी बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, मौसम एवं जलवायु के जो तत्व हैं, तत्वों को लिखो। कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। और 7 तत्व क्या हैं, इनको लिखिए। यदि आपके प्रश्न आ गया तो आप कर लेना भाई। सौर विकिरण, तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब होता है। इसके अलावा जो है वायु है, बर्षण है, बादल है, ये सब होते। क्लियर है। इसके अलावा मौसम एवं जलवायु में अंतर होते हुए भी दोनों का निर्माण इन्हीं तत्वों द्वारा होता है। ये तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए क्या कहा है कि भाई जो वायुमंडल में परिवर्तन हुआ, जलवायु में जो परिवर्तन है, वो किन तत्वों के कारण होता है। जो हमने ये 7 तत्व पढ़े हैं, इनके कारण ही हो रहा है। जब ये परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि फसल की वृद्धि पर, फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है परिवर्तन का। तापमान ज़्यादा बढ़ा, तापमान बहुत ज़्यादा कम हो गया तो भी आप देखो फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। भाई बर्फबारी होने लग गई, बर्फ जमने लग गई तो फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हैं इसमें, ये ध्यान रखें। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तत्व हम पढ़ते हैं इसमें, सौर विकिरण।
सौर विकिरण जो है सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से आने वाली किरणों के बारे में बात हो रही है। किससे? सूर्य से आने वाली किरणों के बारे में। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान की जाती है। बेसिक बात है, जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य से प्राप्त हो रही है। वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं भी सौर विकिरण द्वारा ऊर्जा से संचालित होती हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं, है ना, भौतिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटीज, वायुमंडल में होने वाली जितनी भी भौतिक क्रियाएं वो सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती हैं। जैसे हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो क्यों? क्योंकि विकिरण के कारण होती है। हवा ठंडी भी हो जाती है ना, विकिरण जो है, सॉरी, हवा जो है गर्म होती है, क्यों होती है? सौर विकिरण के कारण होती है कि नहीं? ग्लेशियर पे डलते हैं सौर विकिरण के कारण, तो भौतिक क्रियाएं होती हैं, है ना। बर्फ जो हिमालय की जो बर्फ है वो पिघलती है क्योंकि सौर विकिरण की वजह से, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। फिर उसके बाद लाइन लिखी गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपका सूर्य है, सन है, सूर्य है, और ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा किसके द्वारा आ रही है? सूर्य के द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आपतन कहा जाता है या सूर्याताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है? सूर्याताप को परिभाषित कीजिए। ये आपका प्रश्न बन सकता है। सूर्याताप को परिभाषित कीजिए, ये आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्लियर है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पन। अब प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। बाष्पन का मतलब है पानी का बाष्प के रूप में उड़ना। सूर्य की विकिरण ज़्यादा होगी तो बाष्पन ज़्यादा होगा। मृदा और वायु का गर्म होना। अभी देखो आप गर्मियों के दिनों में आप जमीन पर बिना चप्पल के चलो, मृदा गर्म हो जाती है, वायु लू चलने लगती है। आदि प्रक्रियाएं भी इस ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। क्लियर है भी यहाँ तक? तो यही आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आप लिखें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में है या आप 12वीं क्लास में आओगे तो हमारा कोर्स चलता है। हम सबसे पहले जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस कंटेंट को बेस्ट तरीके से हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उस कंटेंट को हम हमारी जो एप्लीकेशन होती है ऐप में अपलोड करते हैं। बेस्ट तरीके से करते हैं इसमें तो हमने 12वीं संकाय के लिए जो ऑनलाइन कोर्स चला रखा है वो 2500 रुपये का है। आप एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसमें कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान, आपको प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर के आपको प्रैक्टिस अभ्यास मिलेगी 12वीं क्लास के पेपर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें इस व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आते हैं, दूसरा है, अच्छा दूसरा नहीं है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या था? विकिरण। क्या था भाई? सौर विकिरण। अब सौर विकिरण में पहला टॉपिक देखो हमारा पहला ही चल रहा है, जो है मौसम और जलवायु का तत्व। हमारा टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक मौसम एवं जलवायु का तत्व और इन तत्वों का फसलों पर प्रभाव, जिसमें हमने 7 तत्व देखे थे। 7 तत्व में से हमने पहला तत्व उठाया, क्या था? सौर विकिरण। तो सौर विकिरण हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। अब ये सौर विकिरण के बारे में जानकारी है ना, जैसे कि प्रकाश की गुणवत्ता। अब इस प्रकाश की गुणवत्ता का, क्वालिटी ऑफ लाइट, जो भी सूर्य से जो लाइट प्राप्त हो रही है उसकी क्वालिटी कैसी है,
उस गुणवत्ता कैसी है, ये गुणवत्ता हमारी जो फसल है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं पौधों द्वारा सहन कर ली जाती हैं तथा इनके प्रभाव से पादप कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, इनकी वृद्धि रुक जाती है। ये किरणें बीज अंकुरण एवं इनसे प्रभावी विकास को भी प्रभावित कर सकती है। भाई आपको पता है कि जो प्रकाश होता है सूर्य का उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, और आपको ये भी पता है कि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज हैं, वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। अरे जब हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी त्वचा पर एलर्जी करती हैं, तो क्या ये फसलों पर एलर्जी या फसलों पर प्रभाव नहीं दर्शाएंगी? यस, फसलों को पराबैंगनी किरणें फसलों को हानि पहुंचाएंगी। पराबैंगनी किरणों की वजह से फसल संकुचित हो जाती है, फसल छोटी रह जाती है, फसल की वृद्धि नहीं हो पाती। ये सारी चीज हैं इसमें। पराबैंगनी किरणें यदि बहुत ज़्यादा हैं और आपने बीज बोया है तो बीज का अंकुरण, बीज का जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएगा। यदि पराबैंगनी जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है उसमें पराबैंगनी किरणों की तीव्रता ज़्यादा है तो, हालांकि पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में कौन रोक लेता है? ओजोन परत। आपको पता हो तो वायुमंडल में एक परत होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन परत इस पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। लेकिन फिर भी बहुत पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, उनकी तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। पादप जो पौधा होता है, हमारी फसल होती है, जो पादप होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी रह जाती हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और देखो, अनाज वाले पौधों में फुटान, टिलर के निर्माण में, पत्तियों के आकार, जड़ विकास भी प्रकाश से प्रभावित होता है ना। ज़्यादा यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। क्लियर है? और देखो, प्रकाश की लाल रंग की किरणें प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण की क्रिया को सर्वाधिक प्रोन्नत करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे प्रश्न आ सकता है। बताइए, प्रकाश की, भाई आपने पढ़ा होगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, विबग्योर, बॉयलेट, है ना, ये सब आपने जो है पढ़े होंगे। विबग्योर, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो प्रकाश की जो लाल किरणें होती हैं, लाल तरंग दैर्घ्य होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण और अंकुरण क्रिया को सर्वाधिक प्रोन्नत करती हैं। प्रोन्नत मतलब बढ़ाती हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि बताइए, प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य या कौन सी प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो बीज का जर्मिनेशन अंकुरण होता है, उसको बढ़ाते हैं? तो लाल ऑप्शन में हो सकता है, लाल हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी भाई? लाल, है ना। तथा दीर्घकरण को रोकती हैं, है ना, प्रोन्नत करती हैं। और दीर्घकरण यानी कि इसका मतलब समझो कि ये जो लाल कलर रंग की जो किरणें होती हैं वो प्रोन्नत तो करती हैं, साथ में वृद्धि को रोकती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पौधे की बहुत ज़्यादा अति वृद्धि जो होती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति वृद्धि है, उसको भी रोकती हैं। इसी प्रकार से देखो, हरी नीली वितरण भी बीज अंकुरण क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। यदि जो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उस प्रकाश में हरी किरणें ज़्यादा हैं या नीली विकिरण ज़्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीज अंकुरण को अवरोध करेंगी। तो ठीक है ना। तो ये बेसिक बात है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रकाश की गुणवत्ता के बारे में टिप्पणी करो, तो आप लिख लेना भैया, पराबैंगनी किरणों के बारे में लिख लेना, लाल रंग की किरणें क्या कर रही थी, हरी और नीली क्या कर रही थी। 4 चीज़ें याद रख लेना। पराबैंगनी किरणें
पौधे की कोशिकाओं को छोटा कर रही थी, बीज अंकुरण को प्रभावित कर रही थी। लाल क्या कर रही थी? लाल प्रकाश संश्लेषण को और बीज अंकुरण को प्रोन्नत कर रही थी। बोले हरी और नीली क्या कर रही थी? हरी और नीली प्रभावित कर रही थी, अंकुरण क्रिया को अवरोध उत्पन्न कर रही थी। ऐसे याद रखो, बेसिक चीज है ना। 4 शब्द देखो आप, 4 शब्द में ही पूरा ये सिमट गया। एक शब्द क्या है? पराबैंगनी किरणें। दूसरा शब्द क्या है? लाल किरणें। तीसरा शब्द क्या है? हरी और नीली किरणें। 4 शब्द याद रखने, चारों शब्दों को फिर आप आराम से लिख लोगे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं प्रकाश की तीव्रता। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश की क्वालिटी। अब हम पढ़ रहे हैं तीव्रता। एक तो क्वालिटी मतलब बहुत बहुत अच्छा प्रकाश जो हमारी फसल को प्रॉफिट दे, वो। तीव्रता मतलब बहुत तेज वाला प्रकाश, उसकी इंटेंसिटी। जैसे देखो आप, सर्दियों में प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता, सर्दियों में प्रकाश की तीव्रता कम होती है। आप बाहर आप आराम से धूप में बैठे रहते हो, चिल होके, मस्त होके, बढ़िया धूप ले रहे हैं, सेक रहे हैं। गर्मी में बैठ के बता दो, क्योंकि गर्मी में वायुमंडल तेज होता है, वायुमंडल की और प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। गर्मी में बैठ के बता दो, आप नहीं बैठ पाओगे। तो ये है प्रकाश की तीव्रता। अब देखिए, इससे अभिप्राय प्रकाश की मात्रा और चमक से है। लिख दिया ना कि भाई प्रकाश की कितनी मात्रा। सर्दियों में तो क्योंकि सर्दियों में कोहरा है, बादल छाए रहते हैं, तो प्रकाश कम पहुंच पाता है, वायुमंडल की परिस्थितियां ऐसी होती हैं। अब देखो, इससे अभिप्राय है प्रकाश की मात्रा और चमक से है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप वृद्धि को प्रभावित करती हैं। अधिकतम प्रकाश तीव्रता जहां पर पौधे की श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण की दर समान होती है, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहलाए। आपसे प्रश्न आएगा कि प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु पर, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु के लिए क्या सही है? पहला ऑप्शन, प्रकाश की श्वसन दर ज्यादा होती है प्रकाश की संश्लेषण दर से। दूसरा ऑप्शन, प्रकाश की श्वसन दर कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर से। तीसरा ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण की पौधे की श्वसन दर बराबर होती है प्रकाश संश्लेषण दर से। यस, ये सही है। ठीक है ना। ऐसे आपके प्रश्न बन सकता है ना, कि भाई देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्रकाश, ये आपके जेट में बनेगा, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु के लिए सही है। अब ये प्रश्न क्या है, आपके जेट एग्जाम में बन सकता है। भाई यहां पर आ जाएगा श्वसन दर ज्यादा है प्रकाश संश्लेषण दर से। प्रकाश संश्लेषण दर से। दूसरा ऑप्शन, श्वसन दर पौधे की, किसकी? पौधे की श्वसन दर बराबर है प्रकाश संश्लेषण दर के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन बन सकता है आपसे। क्लियर है? क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना है, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु पर पौधे की श्वसन दर, श्वास लेने की गति दर और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाने की जो क्षमता है, वो प्रकाश संश्लेषण है ना। तो ये बराबर होते हैं। भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है? खाना बनाना। अधिक तापमान पर यह बिंदु भी अधिक होता है। यदि बहुत अधिक तापमान है तो प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु भी अधिक होता है, मतलब ये है। अब आते हैं, मौसम एवं जलवायु में अंतर को स्पष्ट किया जाता है। अच्छा ठीक है, ये हालांकि पहले आ जाना चाहिए था, चलो ये बाद में आ गया है। ये मौसम एवं जलवायु में जो अंतर है, ये अंतर क्या है मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप देख लेना, शायद ये पहले हो सकता है आपकी पुस्तक में, है ना। यहाँ प्रकाश की तीव्रता में नहीं आना था ये, तो इसको चलो यहीं पर पढ़ा देता हूँ मैं। मौसम और जलवायु के बारे में
देखिए मौसम क्या है, यह किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित है। मैंने बताया था कोई स्थान विशेष है और वहाँ की दैनिक अवस्था मतलब रोजाना की बात हो रही है। वही सुबह सुहाना मौसम हो सकता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो सकता है, शाम को फिर थोड़ा सुहाना हो सकता है। तो ये सब क्या है, मौसम है। जलवायु मैंने आपको बता दिया था, यह बृहद क्षेत्र की दीर्घ अवधि के मौसम की औसत स्थिति से संबंधित है। बृहद क्षेत्र मतलब जैसे मान लो राजस्थान, दीर्घ अवधि का मतलब जैसे मान लो 31 वर्ष, और मौसम की औसत स्थिति मतलब 31 वर्ष का पूरा एक मौसम, कहाँ का, राजस्थान का। तो वो उसमें यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जलवायु में परिवर्तन हुआ है। तो वो मौसम की जो औसत स्थिति है उसको हमने क्या कह दिया है, जलवायु कह दिया है। अब देखो यह मौसम हमेशा परिवर्तनशील है, जो वायुमंडलीय परिस्थितियों के साथ बदलता है। भाई मौसम क्या है, मौसम हमेशा बदलता है ना, दोपहर कुछ हो रहा, शाम को कुछ हो रहा। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है, जलवायु लगभग स्थायी रहती है और क्षेत्र के साथ बदलता है। जलवायु क्या है, क्षेत्र के साथ बदलती है। बोले कैसे, आप अभी राजस्थान में वो गर्मी पड़ रही है और अब आप चले जाओ सीधे हिमाचल प्रदेश से ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर, वहाँ पर आज भी ठंड है। तो वहाँ की जलवायु क्या ठंडी है, हमारी जलवायु शुष्क है, गर्म है। तो क्षेत्र से यदि आपने क्षेत्र बदला तो जलवायु बदली कि नहीं बदली, यस बदली। जम्मू कश्मीर में ठंडी जलवायु है, हमारे यहाँ की शुष्क है, तो बदली कि नहीं बदली, बदली। तो देखो यही लिख रहा है, क्षेत्र के साथ बदलती है। तो आपसे प्रश्न आ जाए, क्या जलवायु क्षेत्र के साथ बदलती है, बोले यस क्षेत्र के साथ बदलती है। चलिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर लिखिए, तो आप लिख देना। अब मौसम के बारे में देखो, यह जलवायु की इकाई है। कैसे भाई, बहुत सारे मौसम का औसत ही हमने क्या बोला था, मौसम का औसत मतलब बहुत सारे मौसम को मिलाकर जो इसका औसत बनता है उसको हमने जलवायु बोला है। बहुत सारे मौसमों को मिलाकर, लंबे समय के मौसम को मिलाकर हमने जलवायु बोला है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जलवायु की मौसम जो होता है वो जलवायु की क्या है, जलवायु की इकाई है। इकाई मतलब एक रूप है, एक छोटा सूक्ष्म रूप है। तो यही लिख रहा है, यह जलवायु की इकाई है, यानी कि जलवायु का एक सूक्ष्म रूप है। कौन, मौसम। कौन भाई, मौसम। अब देखो यह विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप है, ये बात अभी मैंने आपको स्पष्ट कर दी। फिर चौथा बिंदु क्या कह रहा है, एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। भाई एक दिन में बहुत प्रकार का मौसम हो सकता है ना। जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है, दीर्घ अवधि के साथ परिवर्तन आ सकता है। ये याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, जलवायु केवल और केवल लंबी अवधि के बाद ही परिवर्तित होगी। आप सोचो कि जलवायु तुरंत परिवर्तित हो जाए, नहीं। यदि आप क्षेत्र परिवर्तित करते हैं, दूसरे अन्यत्र क्षेत्र में जाते हैं, तो हो सकता है आप कहोगे यार यहाँ की जलवायु परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन स्थान विशेष की यदि जलवायु की बात करें तो वो तो भैया कोई 31-40 साल में परिवर्तित होगी। तो यही बात बोला है कि दीर्घ मतलब लंबी अवधि के साथ परिवर्तन आ सकता है, जबकि मौसम एक दिन में ही परिवर्तित हो जाता है ना। ये फिर उसके बाद यह जलवायु का विभेदीकरण है, वही जो जलवायु की इकाई है या जलवायु का विभेदीकरण है, दोनों बातें लगभग समान है ना, कि भाई विभेदीकरण है, ये ध्यान रखना है। यह मौसम का एकीकरण है ना, यानी कि बहुत सारे मौसम को मिलाकर क्या बना है, जलवायु बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम का एकीकरण क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और जलवायु का विभेदीकरण, जलवायु को टुकड़ों में यदि कर दिया जाए तो क्या आएगा, मौसम आएगा। तो इसका मतलब जलवायु का विभेदीकरण क्या है, वो मौसम है, और मौसम का एकीकरण क्या कहलाता है, जलवायु। प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा,
यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न उठाए तो बहुत शानदार बनेगा आपके एग्जाम में, जेट में। आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु का विभेदीकरण है। अब कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, मौसम, आंसर क्या जाएगा, मौसम। कहाँ दिक्कत है, कर लोगे, चलो भाई, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, चलिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रकाश की अवधि। अब अवधि से क्या तात्पर्य है भाई, ये बताओ। सूर्य सर्दियों में सूर्य तो 5 या 5:30 बजे छिप जाता है, और गर्मियों में 7, 7:30 बजे तक सूर्य नहीं छिपता है। भाई दिखाई देने की बात हो रही है। सूर्य, हालांकि सूर्य तो क्या है, चलता ही रहता है, वो हमको दिखाई नहीं देता, पर लेकिन हमारे वायुमंडल की बात हो रही है। तो आप सर्दियों में देखोगे, सर्दियों में सूर्य लेट से निकलता है और जल्दी छिप जाता है, सामान्य बोलचाल में कहें तो। और गर्मियों में जल्दी तो निकल जाता है और लेट से छिपता है। तो ये क्या हुई, ये इसको कहते हैं प्रकाश की अवधि। गर्मियों में तो प्रकाश की अवधि क्या होती है, ज्यादा होती है, सर्दियों में कम रहती है कि नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यही कह रहा है, देखो, फसल विकास की प्रक्रिया जैसे पर्ण उत्पादन दर, पर्ण उत्पादन मतलब पत्ती, नई पत्ती बनने की दर, है ना। क्या है भाई, नई पत्ती बनने की दर, ठीक है ना। पुष्पन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फसल में पुष्पन का मतलब है फूल का खिलना। किसी भी फसल में फूल का खिलना प्रकाश की अवधि से बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित होता है, और इसी को हम प्रकाश दीप्तकालता कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कोई पौधा, कोई फसल, उस फसल में फूल खिलता है, उस फूल का खिलना प्रकाश की अवधि, यानी कि प्रकाश कितने समय तक रहा है, उस अवधि से प्रभावित होता है। और यही जो प्रक्रिया होती है, यही जो प्रोसेस होती है, पूरा फिनोमेना, पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश दीप्तकालता, फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। देखो आप, फसल प्रकाश की प्रक्रिया फसल विकास की प्रक्रिया जैसे पर्ण उत्पादन दर, पुष्पन, फलन आदि दिन की लंबाई या प्रकाश अवधि से भी प्रभावित होती हैं, है ना। क्या है, फलन आदि दिन की लंबाई प्रकाश अवधि से प्रभावित होती हैं। दिन में प्रकाश की अवधि फोटो पीरियोडिज्म, रात में अंधकार की अवधि कई फसलों, पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। ये याद रखना है क्या बात हो रही है। दोबारा बोल देता हूँ भाई, 8 सेकेंड ईयर स्टूडेंट, देखिए, पर्ण उत्पादन दर आदि दिन की लंबाई फसल अवधि से प्रभावित होती हैं। दिन में प्रकाश की अवधि फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। रात में अंधकार की अवधि कई फसलों, पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। भाई कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है, ये पौधा पुष्पन, इस पौधे का पुष्पन होना है। तो देखो, जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, प्रकाश है, उसकी प्रकाश की अवधि कितनी है, और अंधकार की मतलब प्रकाश की अवधि है। इसके अलावा अंधकार की अवधि, भाई प्रकाश नहीं होगा तब वो जो अवधि है वो क्या कहलाए, रात को हम क्या कहेंगे, अंधकार की अवधि। ये दोनों ही चीजें इस प्रकार की पौधे में मैकेनिज्म होती है कि प्रकाश की अवधि भी और रात में अंधकार की अवधि, ये दोनों ही क्या है, पुष्पन को प्रभावित करती हैं। पौधों की दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रिया को प्रदीप्त कालता, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं।
इस आधार पर पौधों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? फोटो पीरियडिज्म किसे कहते हैं? दिन के प्रकाश की अवधि का पौधे के पुष्पन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश दीप्त कालता कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है परिभाषा की, क्या पूछी जा सकती है? प्रदीप्ति कालता को परिभाषित करो। प्रकाश की, देखो दिन के प्रकाश की अवधि, अब अवधि किसी पौधे में 10 से 12 घंटे के लिए प्रकाश की अवधि में पुष्पन हो जाएगा, किसी पौधे में 12 घंटे से अधिक की अवधि पर पुष्पन होगा, और किसी पौधे में प्रकाश की अवधि से पुष्पन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, कोई फूल है, कोई फसल है, अब कोई फसल है, कोई पुष्पन है, कोई फूल है, हो सकता है प्रकाश की अवधि 10-12 घंटे हो, उससे ही पुष्पन हो जाए। हो सकता है 12 घंटे से ज़्यादा अवधि प्रकाश की होने पर ही पुष्पन हो सकता है पुष्पन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े प्रकाश की अवधि का। तो इसी के आधार पर पौधों को 4 भागों में विभक्त किया है। तो देखते हैं वो 4 क्या भाग हैं। पहले सबसे पहले आप लिखो, स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं 4 भाग बताता हूँ। देखो 4 भाग जो हैं वो अगली क्लास में बताता हूँ लाडलो, है ना। पहले आप आज के लिए इतना ही, है ना। तो जाएं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, हमें इस नंबर पर आप मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपके सभी साथियों में शेयर करें, और प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप किस स्कूल से हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा कमेंट करो। लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब मुझे लाइक करेंगे तो भाई मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा और मेहनत करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।